बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ज़रा हैंड रेज करके मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओके जी, ठीक है, हैंड रेज हो रहे हैं, इसका मतलब कि मेरी आवाज़ आ रही है। क्लोज करेंगे। अच्छा जी, कल हमने एक बेसिक डिस्कशन कर ली थी सिलेबस के ऊपर कि हमने क्या सिलेबस में कवर करना है। किताब पे स्टैंडर्ड्स पे जाने से पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिनको कि हमने यहाँ पर कवर करना है। उसके ऊपर हम आज बात शुरू करेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को रेगुलेट करती है उसका नाम आईफैक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसका हेड ऑफिस अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो आईफैक की गाइडलाइंस के अंडर इस्टेब्लिश हुए हैं। और वो कंट्रीज जो कि आईफैक के मेंबर हैं, उनके लिए वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है। अकाउंटिंग भी और ऑडिटिंग भी। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एनी कंट्री कैन delay the implementation of any accounting or auditing standard, but at the end of the day they have to implement those standards in their country, being a member of the IFAC. एक और बात यहाँ वाजे करना जरूरी है कि if there is some contradiction between the international standards and local laws, then local laws will prevail. आमतौर पर लोकल लॉज के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होती नहीं। आईफैक जब मेंबरशिप देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आई कैप कह रहा हूँ, आईफैक जब मेंबरशिप देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईफैक अथॉरिटीज इंश्योर दैट द कंट्रीज लेजिस्लेशन इज नॉट इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं तो उनको पहले रिमूव करवाया जाता है, लॉ के अंदर अमेंडमेंट करवाई जाती है। हाँ, कोई छोटी मोटी कॉन्ट्राडिक्शन रह सकती है जो कि पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर रही होती। लिहाजा किसी भी मेंबर कंट्री के लिए मेंबर होने से पहले उसका कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो कंफर्म किया जाता है, इंश्योर किया जाता है। ये जो आईफैक की बॉडी है, ये बेसिकली काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज। पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज के हों, वो पब्लिक एंटिटीज के हों, पब्लिक एंटिटीज मीन पीटीवी, पीआईए, पाकिस्तान स्टील, ये पब्लिक एंटिटीज। और लिस्टेड कंपनी आपको पता है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर को रेगुलेट करके। ये आईफैक का मेन ऑब्जेक्टिव है। आईफैक के बहुत सारे बोर्ड हैं, जिनमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB। ये वो बोर्ड्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो आईफैक के डायमेंशंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं
उनको रेगुलेट करता है। जो एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो जो अकाउंटेंसी की एजुकेशन है इन द वर्ल्ड, उसको कंट्रोल करता है। और जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, जिसे हम अक्सर यहाँ पर डिनोट करेंगे IAASB से, ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये रेगुलेट करता है ऑडिटिंग और एश्योरेंस मैटर्स को अराउंड द वर्ल्ड एंड रिलेटेड सर्विसेज जो भी इससे होंगे। ये मैं बार बार एक वर्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोल रहा हूं, इसको क्लियर करना जरूरी है। लेकिन इसको क्लियर करने से पहले हम जो आईफैक की इन्वॉल्वमेंट है इन मैटर्स के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो मेंबरशिप है अराउंड द वर्ल्ड, वो तकरीबन आईफैक की जो मेंबरशिप है वो तकरीबन 2.8 मिलियन लोग। कोई बंदा आईफैक का मेंबर कैसे बनता है? आईफैक की कोई डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं है। एक्चुअली दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं वो आईफैक के मेंबर हैं, जिनकी तादाद अराउंड 50 है। और उन 50 कंट्रीज के जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आईफैक के पैरामीटर्स को मीट करते हैं, वो इंस्टीट्यूट दरअसल आईफैक के मेंबर हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइक पाकिस्तान आईफैक का मेंबर है कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ मेंबरशिप ऑफ आई कैप, ICMAP एंड पिफा। हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो कि अभी एक ऑब्जर्वर मेंबर है, वो फुल मेंबर नहीं है, ठीक है। तो आई कैप और ICMAP फुल मेंबर हैं, ये आईफैक के मेंबर हैं, लिहाजा कहा जाता है कि पाकिस्तान आईफैक का मेंबर है। पाकिस्तान की कोई डायरेक्ट मेंबरशिप नहीं होती, या किसी इंडिविजुअल की डायरेक्ट मेंबरशिप आईफैक में नहीं होती। आईफैक के अंदर मेंबरशिप इंस्टीट्यूट्स की होती है। इसी तरह इंग्लैंड से CA इंग्लैंड एंड वेल्स जो है वो उसका मेंबर है, ACCA उसका मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो उनका जो इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का है, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, ये सारे के सारे लोग जो हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, ये आईफैक के मेंबर हैं। लिहाजा मुतल्लिका कंट्रीज जिनके ये इंस्टीट्यूट हैं वो आईफैक के मेंबर। अब 2.5 मिलियन मेंबरशिप का मतलब क्या है? ये डायरेक्ट आईफैक की मेंबरशिप नहीं है। 2.5 मिलियन लोग वो, सॉरी 2.8 मिलियन लोग वो हैं जो कि इनडायरेक्टली आईफैक के मेंबर हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। लाइक आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय मेंबरशिप नंबर इज 4875, आई एम अ मेंबर, आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, and Institute of Chartered Accountants of Pakistan is member of IFAC. So by virtue of that, I am indirectly member of the IFAC. ये जो 2.8 मिलियन लोग हैं, I am one of them, and so on. जब कोई इंस्टीट्यूट किसी कंट्री का लीडिंग इंस्टीट्यूट आईफैक का मेंबर बनता है, तो उस कंट्री के लिए लाजमी हो जाता है कि वो फिर आईफैक के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे।
ये जो 2.8 मिलियन लोग हैं, इनको हम, तवज्जो रखिएगा जरा, इनको हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। पूरी दुनिया के जितने भी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ओके, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को रेगुलेट करते हैं आईफैक की गाइडलाइंस के थ्रू। इनमें से ये जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, ये दो तरह से इन्वॉल्व है पूरी दुनिया के अंदर। इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो दो तरह से ऑडिटिंग मैटर्स में होती है, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग मैटर्स में होती है। सम आर कॉल्ड दैट दे आर इन पब्लिक सेक्टर and some are called that they are in public practice। ठीक है जी। ये जो 2.8 मिलियन लोग हैं, इनमें से कुछ पब्लिक सेक्टर में हैं और कुछ पब्लिक प्रैक्टिस में। पब्लिक सेक्टर में वो लोग हैं, सिंपल बात है, इसको जरा अगर हम सिंपल में लिखना चाहूं तो ये वो लोग हैं जो ऑन जॉब्स हैं। जॉब कौन सी? अदर देन ऑडिट फर्म्स। ठीक है जी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जी जो लोग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंदर हैं, लाइक लिस्टेड कंपनीज हैं, या रेडियो पाकिस्तान है, पीटीवी है, पीआईए है, स्टील मिल्स हैं, सुई गैस है, वो, और उसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि किसी भी जगह जॉब कर रहा होगा अदर देन एन ऑडिट फर्म, उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या है, वो पब्लिक सेक्टर में है। अच्छा, ये जो 2.8 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, इनमें से सिर्फ मेरा ख्याल है इस वक्त 12,000 की मेंबरशिप चल रही है। ये 12,000 लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। अब आप अपनी आबादी के हिसाब से इनका तनासब निकाल के देख लें, पता नहीं कितने हजार लोगों के ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एलोकेट होगा। लाइक आपकी आबादी जो है, झूठी मूठी तो 22 करोड़ है, एक्चुअली ये 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ को डिवाइड करके देख लें 12,000 के ऊपर, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की कितनी शॉर्टेज है। ठीक है, जो रियल टर्म प्रोफेशनल अकाउंटेंट। मैं अपने इंस्टीट्यूट के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स जब हम प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहते हैं तो इसमें एसीएमए के मेंबर्स भी आ जाते हैं, सिर्फ एसीएमए के मेंबर अभी तक। ठीक है, लेकिन हमारे फील्ड के 12,000 लोग जो हैं वो कुछ पब्लिक सेक्टर में हैं, कुछ पब्लिक प्रैक्टिस में हैं। पब्लिक सेक्टर में इन 12,000 लोगों में से वो लोग हैं जो कि रिसेंटली, मैंने मेंबरशिप डाटा नहीं देखा, मे बी 12,000 से थोड़ा ऊपर नीचे हो, शायद 13,000 हो। पब्लिक सेक्टर में वो लोग हैं जो कि किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं अदर देन ऑडिट फर्म। लाइक मेरे पास शहबाज एक बच्चा है, वो एसीसीए क्वालिफाइड है। फैजान एक बच्चा है, वो एसीसीए मेंबर है, क्वालिफाइड मेंबर है। शहबाज एसीसीए क्वालिफाइड मेंबर है। उमर जफर है, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मेंबर है आई कैप का। तो ये तीनों लोग जो हैं,
ये ऑडिट फर्म में काम करने की वजह से, इसके अलावा भी बच्चे हैं पर मैं भी इनकी एग्जांपल दी आपको। ये तीनों लोग जो हैं ये क्या हैं, ये पब्लिक सेक्टर में नहीं है, ये पब्लिक प्रैक्टिस में है। इसके बरक्स कमल है, निदा है, ये वो बच्चियां हैं, या साकिब रियाज साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग पब्लिक सेक्टर में हैं अल्टीमेटली। तो पब्लिक प्रैक्टिस में जो चार्टर्ड, ऑब्वियसली हमारा सिलेबस ये नहीं, नॉट एट ऑल। पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग भी डिफरेंट है और पब्लिक सेक्टर की जो ऑडिटिंग है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट। डिफरेंट से मुराद ये है कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर की अकाउंटिंग आमतौर पर कैश बेसिस पे होती है, और ऑडिटिंग जो है उसके लिए अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देंगे ना, तो उसके आखिर में पीएसपी एक लिखा हुआ होता है पैराग्राफ, पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव, कि ये वाला स्टैंडर्ड जो है पब्लिक सेक्टर में कैसे अप्लाई होगा। तो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, हम उसके पर बात नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर, ये जो पब्लिक प्रैक्टिस में जो लोग हैं ये दरअसल दो किस्म के काम करते हैं, ये दो किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। इनकी कुछ एक्टिविटीज को एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कहते हैं, और इनके बाकी काम को नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, एश्योरेंस एंड नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि किसी शख्स के किए हुए काम को हम किसी दूसरे शख्स को ये कहकर पेश करें कि ये काम ठीक हुआ है, हम उसकी वेटिंग कर दें, हम उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट दे दें, हम उसके ऊपर अपनी राय दे दें कि ये काम ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ, तो क्यों ठीक नहीं। एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी मैटर को किसी क्राइटेरिया के साथ मैच करना, एश्योर करवाना कि ये वाला जो मैटर है ये फलां क्राइटेरिया फलां लॉ के मुताबिक है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। इंश्योरेंस के डिफरेंट पहलू होते हैं, लाइक अगर मैं किसी इंजीनियर को ये कहूँ कि वो मुझे इस बिल्डिंग के, ये जो कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके स्पेशियस होने के बारे में एश्योरेंस दे, तो वो जो पैरामीटर यूज करेगा वो और होंगे। और अगर मैं से ये कहूँ कि यार मुझे इस बिल्डिंग के अंदर सिटिंग कैपेसिटी के बारे में एश्योरेंस दे, तो उसके पैरामीटर और होंगे। यानी जिस तरह की एश्योरेंस चाहिए वैसा ही कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा कि यार मुझे एश्योर करें, मैनेजमेंट ये क्लेम करती है कि जी यहाँ तक ट्रांसपोर्ट असेस जो है ये बहुत आसान है, कॉलेज की मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि कॉलेज आने तक ट्रांसपोर्ट असेस जो अपना की असेस है वो बहुत आसान है, वो बहुत इजी है। तो मैं किसी एक्सपर्ट को कहूँगा कि यार मुझे इसके ऊपर अपनी अश्योरेंस दें, तो वो सिर्फ यही पहलू चेक करके हमें बता देगा। वो देखेगा कि यहाँ कौन सी बस आती है, कितना फासले पे उतरना पड़ता है, उतर के कितना पैदल चलना पड़ता है, रिक्शा आ सकता है नहीं आ सकता, गाड़ी आ सकती नहीं। तो वो इन सारे पैरामीटर्स को एवेल्युएट करके तो पार्किंग का क्या अरेंजमेंट है वो हमें एश्योरेंस दे देगा। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एश्योरेंस से मुराद ये होता है कि जनाब देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और मैनेजमेंट ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कानून कायदे को फॉलो करके बनाई होती हैं। पाकिस्तान के अंदर वो कायदा कानून जो है वो IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अलॉन्ग विद गाइडलाइन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो क्राइटेरिया क्या ठहरा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिनको के मैनेजमेंट ने फॉलो करना। इसे हम आमतौर पर लॉ ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। लॉ ऑफ ओरिजिन उस मुल्क का कानून होता है जिस मुल्क में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होती है। तो हमारा लॉ ऑफ ओरिजिन क्या है कंपनीज के हवाले से? वो कंपनीज एक्ट है। और कंपनीज एक्ट के अंदर एक सेक्शन लिखा हुआ है कि हमारी अकाउंटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। और टाइम टू टाइम जो स्टैंडर्ड आते हैं वो थ्रू सर्कुलर SECP जो है वो अडॉप्ट करती है, लिहाजा वो कानून का हिस्सा बनते जाते हैं। तो मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उन्होंने लॉ ऑफ ओरिजिन को फॉलो करना होता है, यानी उन्होंने IFRS को फॉलो करना होता है। ये अलग बात है कि कुछ कंपनीज के लिए वो IFRS जो हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी का जो स्केल है वो ज्यादा है, कुछ के लिए कम है। वो आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंपनीज की। SSCs हैं, स्मॉल साइज एंट्रीज हैं, MSCs हैं, मीडियम साइज एंट्रीज हैं, और ESCs हैं, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट एंट्रीज जो हैं। तो उनकी एप्लीकेबिलिटी के अंदर उसके स्केल में थोड़ा फर्क आ जाता है। लाइक IS 16 जो है वो SCs SCs ने अप्लाई करना होता है, SSC ने अप्लाई नहीं करना होता, एंड सो ऑन। तो मैनेजमेंट लॉ ऑफ ओरिजिन यानी IFRS को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है। अब मुल्क का कानून ये कहता है कि जी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमें एश्योरेंस चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज के लिए, कि जो लोग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसे आपने यूजर्स कहा, पढ़ा है ना यूजर्स कौन होते हैं? तो यूजर, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, यूजर ने उन्हें अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इसको यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन के लिए यूज करने से पहले कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट इनको सर्टिफाई करे। सर्टिफाई करने का मतलब यह है वो इस पे एश्योरेंस दे कि वाकई में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लॉ ऑफ ओरिजिन के मुताबिक। और अगर नहीं है तो कहां नहीं है, किस एरिया में नहीं है और क्यों नहीं है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली यूज करने से पहले, पब्लिकली यूज का मतलब क्या है? शेयर होल्डर खुद यूज कर ले, मैनेजमेंट खुद यूज कर ले, टैक्स अथॉरिटीज यूज कर लें, SCCP यूज कर ले। पब्लिकली यूज करने से पहले इस बात को प्रोफेशनल अकाउंटेंट एश्योर करवाएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक है। और अगर IFRS के मुताबिक नहीं है तो इन एरिया में नहीं है, और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं जो कि पूरे आगे सिलेबस में चलेगी। जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS पाकिस्तान के अंदर कंपनी एक्ट यानी और IFRS के मुताबिक बनाई जाती हैं, तो हम कहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। क्या फ्रेज बोल रहा हूं? ट्रू एंड फेयर। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ट्रू एंड फेयर।
और कानूनी तकाजा ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि मैनेजमेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। जरा सिंपल कर लेना बातों को, टेक्निकली तो मैं आ गया यहां तक कि मैनेजमेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट आईएफआरएस या मुल्की कानून जो भी उस मुल्क का है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो वो ट्रू एंड फेयर कहलाएंगे। ट्रू एंड फेयर की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, एक पर्टिकुलर उसकी डायमेंशन है, उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है। वो क्या है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनेगी पाकिस्तान के अंदर और कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनेगी, तो वो ट्रू एंड फेयर कहलाती है। और कानूनी तकाजा ये है कि मैनेजमेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने आईएफआरएस और कंपनीज एक्ट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है जो कि ट्रू एंड फेयर कहलाएंगे। अब जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट यूजर यूज करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए उसके ऊपर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट डाल दी, जिसे हम आम तौर पर ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। जिसे हम आम तौर पर क्या बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने, जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में होगा, मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देनी है कि वो ट्रू एंड फेयर हैं, यानी वो आईएफआरएस के मुताबिक है। ठीक है। हम इसे आमतौर पर ऑडिट क्यों कहते हैं? ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस जो है ना, ये एक ब्रॉड वर्ड है, इसके मीनिंग वसी हैं। एश्योरेंस मुख्तलिफ प्रोफेशनल एक्टिविटीज को कहते हैं, जिनमें से एक ऑडिट है। यानी ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस, क्योंकि एश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी और मैटर के ऊपर भी हो सकती है। लाइक किसी कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी एश्योरेंस दी जा सकती है, उसे ऑडिट नहीं कहेंगे। मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एश्योरेंस से क्या मुराद है कि कंपनी रन करने के जो पैरामीटर्स हैं उसके भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। वैसे तो आप सर्च करते रहते हैं बहुत कुछ, आज जाके ये सर्च भी कीजिएगा, कोको कोसो। ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं कंपनीज को ऑपरेट करने के, कि उनके अंदर सिस्टम कैसा होना चाहिए। दिस इज नथिंग अबाउट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। ये जो कोको और कोसो हैं, ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक क्राइटेरिया है इंटरनेशनली। अगर किसी ऑडिटर को किसी कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए तो वो भी एश्योरेंस। मसलन एक एक कंपनी जो है वो, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मेरा टॉपिक नहीं है मैनेजमेंट सिस्टम जो है, लेकिन आप इसको सर्च जरूर कीजिएगा, बेसिक्स आइडिया आपको होना चाहिए। मसलन एक कंपनी क्लेम करती है कि जनाब हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कोसो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर, जैसे आईएसओ है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के आईएसओ 9000 20000 पता नहीं क्या क्या, इसी तरह ये मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हैं कि जी हमारी कंपनी जो है वो जो कोसो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रही है। अब ये मैनेजमेंट का क्लेम है। जैसे मैनेजमेंट कहती है जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये आईएफआरएस को मीट कर रही है। अब अगर ऑडिटर को ये टास्क दिया जाए, ऑडिटर कह रहा हूँ, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये टास्क दिया जाता है
क्या आप ये चेक करें कि क्या इस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कोको या कोसो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो ये भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी मैनेजमेंट के किसी क्लेम की वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो एश्योरेंस है इसे हम ऑडिट नहीं कहेंगे। ऑडिट एक पर्टिकुलर टाइप की एश्योरेंस है, और वो क्या है, जब प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में होगा किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के ऊपर एश्योरेंस देता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो उस एश्योरेंस को ऑडिट कहते हैं। जब एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देता है कि वो आईएफआरएस के मुताबिक ट्रू एंड फेयर हैं, तो ये जो एक पर्टिकुलर किस्म की एश्योरेंस है जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर होने के ऊपर ऑडिटर देता है, इस एश्योरेंस को ऑडिट कहते हैं। इसका मतलब है इसके अलावा भी कुछ एश्योरेंस हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अगर एश्योरेंस रिपोर्ट दी जाती है कि वो कोको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं है, वो एक सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट है। किसी कंपनी के आईटी सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट हो सकती है, किसी कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन हो सकती है। जैसे कैपिटल जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है कंपनी के अंदर, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लिया जाता है कि जी क्या शेयर होल्डर ने अपने हिस्से का कैपिटल कंपनी में डाल दिया है। तो वहां मैनेजमेंट का क्लेम ये होता है कि जनाब ये हमने स्टेटमेंट बनाई है, इतना इतना कैपिटल फलां फलां बंदे ने ये बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, बस ये एक उनका क्लेम होता है। अब ऑडिटर क्या करता है, फिर मेरे मुंह से ऑडिटर निकल रहा है, क्योंकि हम हमारा पूरा सिलेबस ऑडिट से रिलेटेड है और हम ऑडिटिंग ही की बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज का पता होना चाहिए कि ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके ऊपर प्रोफेशनल अकाउंटेंट से ओपिनियन मांगी जाती है कि भाई बताओ क्या मैनेजमेंट का ये क्लेम ठीक है कि हमने शेयर होल्डर्स ने अपना कैपिटल बैंक में डाल दिया। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या करता है, मैनेजमेंट की स्टेटमेंट को वेट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट मंगवाता है, किस शेयर होल्डर का कितना शेयर है उसके लिए फॉर्म 29 मंगाता है, फॉर्म ए मंगाता है, और फिर वेट करता है कि हाँ फलां बंदे के बैंक स्टेटमेंट से कंपनी के बैंक स्टेटमेंट में इतना इतना कैपिटल चला गया, और उसके ऊपर एक वो अश्योरेंस रिपोर्ट दे देता है, एक सर्टिफिकेट दे देता है कि जी यस एज पर फलां फलां लॉ ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कैपिटल जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा हो गया। तो ये भी एक किस्म की एश्योरेंस, बट इट इज नॉट एन ऑडिट। ऑडिट एक वसी तर एश्योरेंस एंगेजमेंट है जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही हो सकता है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एश्योरेंस है उसे हम ऑडिट कहते हैं। मेरा सारे का सारा सिलेबस जो है वो बेसिकली ऑडिट के ऊपर है। किसके ऊपर है, ऑडिट के ऊपर। और वो वाला प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि ऑडिट वाली एश्योरेंस देता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटर के पर्टिकुलर मीनिंग है वो एश्योरेंस प्रोवाइडर, वो बंदा जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस देगा, उसे हम ऑडिटर कहते हैं। तो क्या हुआ, वो वाला प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो कि पब्लिक प्रैक्टिस में है और जो कि ऑडिट कर रहा है उसे हम ऑडिटर कहें। ठीक है, ब्रॉडली एश्योरेंस प्रोवाइडर डिफरेंट किस्म की एश्योरेंस दे सकता है, जिनमें से एक एश्योरेंस जो है वो ऑडिट है, और उस एश्योरेंस प्रोवाइडर को जो कि ऑडिट वाली सर्विस देता है उसे हम ऑडिटर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जी डॉक्टर, प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, ऊपर प्रोफेशनल अकाउंटेंट आ गया। ये वाले जो लोग हैं इनको हम प्रैक्टिशनर्स भी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना प्रैक्टिशनर, इसी तरह
वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो पब्लिक सेक्टर में हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिशनर्स। फिर आगे उसके अंदर किसी को हम कहते हैं डेंटिस्ट, पता चल जाता है कि वो दांतों का इलाज करता है। हम कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट कि वो हार्ट का। इसी तरह ये जो पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रैक्टिशनर्स हैं, ठीक है, इनमें से वो प्रैक्टिशनर जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एश्योरेंस देता है। अब एश्योरेंस क्या है वो मैंने पहले बता दिया। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एश्योरेंस क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने जो बनाए हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं। ट्रू एंड फेयर क्या है कि जी वो IFRS के मुताबिक है, पूरी एक स्टोरी है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिशनर जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एश्योरेंस देता है, यानी वो उनका ऑडिट करता है, उस प्रैक्टिशनर को हम ऑडिटर कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? ऑडिटर कहेंगे। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या होती हैं? कल मैंने बताया था कि एंगेजमेंट का मतलब क्या है। एंगेजमेंट का मतलब होता है रिलेशनशिप विद आवर क्लाइंट, ठीक है। तो कुछ हमारे रिलेशनशिप एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं और कुछ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, दोनों एंगेजमेंट्स, ठीक है। हमारा सारे का सारा सिलेबस जो है वो एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर टाइप की एश्योरेंस है, और वो क्या है? वो ऑडिट के ऊपर है। दैट्स ऑल। एक पर्टिकुलर टाइप की एश्योरेंस है और वो क्या है? ऑडिट है। अब नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स क्या हैं? इसका सिंपल आंसर स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, विच आर नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सर एश्योरेंस एंगेजमेंट को पर्टिकुलरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है, क्योंकि नॉन एश्योरेंस की डेफिनेशन भी इसी चीज से जुड़ी हुई है कि एश्योरेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं आइडेंटिफाई कर सकूंगा। मेरे सामने अगर किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के फैक्ट्स रखे जाएं और मुझसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो मैं सबसे पहले उसका एनालिसिस करूंगा कि क्या ये एश्योरेंस एंगेजमेंट के पैरामीटर पूरे हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, और अगर नहीं हो रहे तो वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया के अंदर जो बॉडी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को रेगुलेट करती है वो क्या है? वो आईफैक है। आईफैक के इस वक्त दुनिया में 2.8 मिलियन मेंबर्स हैं। ये थोड़े प्लस माइनस हो सकते हैं, आज आप आईफैक की वेबसाइट से देख लीजिएगा, पता होने चाहिए आपको। ये जो 2.8 मिलियन लोग हैं, आप इनमें शामिल होना चाह रहे हैं, ये भी जरा एवेल्युएट कर लें कि आपकी ख्वाहिश कितनी बड़ी है। दुनिया की आबादी कितनी है जी? 7 अरब है। 7 अरब, 7 बिलियन लोगों में से सिर्फ 2.8 मिलियन लोग हैं ये। इनके अंदर वो जो थके इंस्टीट्यूट हैं, जिन्हें हम कहते हैं ACCA वाले, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया वाले, वो भी सारे शामिल हैं। फिर भी ये 2.8 मिलियन बनते हैं। अफ्रीकी इंस्टीट्यूट भी शामिल। इंडिया के अंदर पता नहीं 2.5 से 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमसे वो मुल्क कितने टाइम बड़ा है? 4 टाइम, 5 टाइम। तो चलो अगर इस हिसाब से भी हम देख लें तो हमारी मेंबरशिप अगर 13,000 है तो भाई 5 टाइम कर लो, 65,000 होने चाहिए। वहां पर 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। वजह क्या है? वो ये वाला स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया में किसी जगह। ये जो कुंदन बन के यहाँ से बच्चे निकलते हैं ना, पहले एजुकेशन से फिर ट्रेनिंग से, ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम कहीं नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर आप किसी भी जगह पे जाके पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरव्यू देता है तो वो शॉर्ट लिस्ट पहले ही हो चुका हुआ था।
दुनिया भर के अंदर स्टैंडर्ड बनाने वाले जो मुल्क हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड की उतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं है जितनी पाकिस्तान में। लिहाजा ये 2.8 मिलियन लोगों के अंदर आप शामिल होना चाह रहे हैं तो फिर मेहनत भी उसी हिसाब से करें। खैर, ये जो पूरी दुनिया के जो मैंने बताया मेंबरशिप कैसे बनती है, कंट्री मेंबर होते हैं, कंट्री कैसे होते हैं, उनके इंस्टीट्यूट मेंबर होते हैं, और इंस्टीट्यूट के मेंबर जो हैं वो इनडायरेक्टली आईफैक के मेंबर हैं। तो ये 2.8 मिलियन लोगों को प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहते हैं। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट दो तरह से पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में। एक को बोलते हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, एक को कहते हैं जो पब्लिक प्रैक्टिस में हैं। ये वो लोग हैं जो जॉब्स पे हैं अदर देन ऑडिटिंग फर्म्स, सरकारी हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं। और पब्लिक प्रैक्टिस वाले वो लोग हैं जो कि ऑडिट फर्म्स रन करते हैं, कंसल्टेंसीज रन करते हैं, और उन ऑडिट फर्म्स के अंदर वो दो तरह के काम करते हैं। एक टाइप के कामों को हम अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं और दूसरे टाइप के कामों को हम नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी कि ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, मैंने ब्रीफ किया, ठीक है, ये बताए बगैर कि अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, ठीक है, मैंने बता दिया कि ऑडिट इज एन अश्योरेंस, इज अ टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो लिहाजा कल हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सर आखिर ये तो बताएं कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है। आपने बता दिया कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन इसके अलावा भी आपने कहा एश्योरेंस एंगेजमेंट होती हैं, तो हमें वो क्राइटेरिया पता होगा, तभी हम एलैबोरेट कर सकेंगे ना कि भाई ये पैरामीटर पूरे हो रहे हैं, ये चीजें मौजूद हैं तो एश्योरेंस एंगेजमेंट है, नहीं मौजूद तो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। हाँ, ऑडिट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कल जब वो पैरामीटर्स हम लिस्ट डाउन करेंगे तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ भाई ये देखो ये डेफिनेशन है एश्योरेंस एंगेजमेंट की, और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर वो सारी की सारी डेफिनेशन पूरी हो रही है। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि ऑडिट इज एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। कल इंशाल्लाह ताला इससे आगे चलेंगे, एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करेंगे, ऑडिट को उसके अंदर फिट करेंगे, और फिर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम इससे इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। क्यों जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कल इंशाल्लाह हम इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।